हाँ मेरे प्रिय बच्चों, सभी को सुबह सुबह का नमस्कार। और जितने भी बच्चे मेरे साथ इस समय पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है, जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था उसको ध्यानपूर्वक यदि आपने पढ़ा होगा तो आज की जो 8वीं क्लास है, अर्थात आज का जो इतिहास का 8वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें भाग 7 तक मैं आपको पढ़ाया था। कल पढ़ाया था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य में आपको अंत तक पढ़ा दिया था जिसमें कल हमने आपको सबसे अंतिम में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में शुरू करने बताया था और आपका सिकंदर के बारे में कल बता दिया था। सिकंदर का युद्ध होता है आपका जो नंद वंश के शासक थे घनानंद, उनसे होता है। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा देते हैं। ठीक इस प्रकार से हम आज आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई इसके बारे में बताएंगे। जैसे इस समय हमारे सभी बच्चे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, जैसे रागिनी है, पुष्पेंद्र है, आलोक है, जितेंद्र है, महेंद्र है, और भी हैं, सुमित है, कोमल है, और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी बच्चों से इसी प्रकार निवेदन है कि जिस प्रकार आप डेली क्लास करते हैं आज भी इसी प्रकार क्लास करते रहिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। सभी बच्चों से हमारा यही बार बार अनुरोध है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक बच्चों, तो कल हमने आपको पढ़ा दिया था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। आज आपको हम पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य। आज क्या पढ़ाएंगे आपको? मौर्य साम्राज्य। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य आता है आपका। मौर्य साम्राज्य के बारे में आज बताएंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम क्या बताएंगे आपको कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब हम इनके बारे में बताना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की। इसके बारे में हम आपको वर्णन तरीके से बताना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने कैसे की। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हमको बताना है इनके बारे में कि जो मौर्य साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कितनी कठिनाइयों और परेशानियों के साथ बसाया है। मेरे प्रिय बच्चों, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ? जब सिकंदर, हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। किसने किया था? सिकंदर ने। इस समय वहाँ के नंदवंश के शासक थे घनानंद। कौन थे? घनानंद थे, नंदवंश के शासक थे आपके घनानंद। ठीक, घनानंद नंदवंश के शासक थे। वो है बहुत ही क्रूर शासक थे, मतलब वो बहुत ही क्रूर शासक थे। मेरे प्रिय बच्चों, आपको ध्यान से देख रहा होगा कि बहुत ही क्रूर शासक थे। चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति उनकी सेना में क्या करता था? काम करता था। किसकी? घनानंद की सेना में काम करता था, यानी वहाँ पर सेना की नौकरी करता था। चंद्रगुप्त ने राजा का जो दुर्व्यवहार था उससे ऊब कर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इससे बचकर मगध से भाग निकला और उसने नंदवंश को विनाश करने के मन में ठान लिया। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट किससे हो जाती है? एक चाणक्य नामक व्यक्ति से। और जो चाणक्य नामक व्यक्ति होते हैं वही उनके गुरु होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक, तो उनसे भेंट हो जाती है, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण कर दिया और नंद राजवंश का तख्ता पलटवार 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपसे मेरा यही है कि आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। कल हमने आपको सिकंदर तक के बारे में बता दिया था, जिसमें सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर को घनानंद यानी नंदवंश के शासक घनानंद सिकंदर को परास्त कर देते हैं। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य उनके शासन कार्यवाही को देखता है, घनानंद के शासन कार्यवाही को देखता है उनके राज दरबार में कि जो बहुत ही गरीब या बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था, सताया जाता था। तो इसको देखकर चंद्रगुप्त मौर्य
उनका विद्रोह करने लगे। तो घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। तो क्रूर शासक होने की वजह से उसने चंद्रगुप्त मौर्य जो उसके खिलाफ बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसको फांसी अर्थात मृत्यु दंड की सजा सुना दी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु के दंड के कारण वहां से भाग निकला। और कुछ समय के पश्चात उनकी मुलाकात किससे हो जाती है? चड़ाक अर्थात कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त, तीनों ही नाम इन्हीं के हैं। एक इस प्रकार से इनकी भेंट किनसे होती है? कौटिल्य से होती है। ठीक कौटिल्य को ही अपना गुरु बना लेते हैं और उनकी ही सहायता से मगध राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक, यदि आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है या कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपसे बिल्कुल पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। घनानंद को हराने में चड़ाक अर्थात कौटिल्य इन्हीं के नाम है। चड़ाक अर्थात कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की क्या की थी? मदद की थी। अभी हमने आपको अभी हाल में बताया कि घनानंद को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। कौन? कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात चड़ाक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। देखो, जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो पुस्तक आपके चड़ाक के द्वारा लिखी गई थी, जिसका संबंध किससे था? राजनीति से था। ये यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस में पूछा गया था कि जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध राजनीति से है। किससे है? राजनीति से है। मेरे प्रिय बच्चों, ये लोअर पीसीएस में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध राजनीति से है। ये आपको बताना था। ठीक प्रिय बच्चों, तो ध्यान से सुनते जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में, जबकि इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, अर्थात चंद्रगुप्त जैन धर्म को क्या था? मानने वाला था। ठीक, तो चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था, अर्थात जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में, कब? चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये ध्यान दो आप कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का तो अनुयायी था, अर्थात जैन धर्म को मानने वाला था। और चंद्रगुप्त ने 322 जैसे ही ये मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर इनके राज्य पर आक्रमण कर देता है। और 322 ही ईस्वी में 300 जैसे ही अपने मौर्य साम्राज्य पर बैठता है, अर्थात मगध की राजगद्दी पर बैठता है, बैठते ही वो 322 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को क्या कर देता है? हरा देता है। ठीक, इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। ठीक, क्योंकि जब इतना प्रतापी राजा देखकर सेल्यूकस निकेटर बहुत ही गंभीर और परेशान हो जाता है कि इतना बलशाली राजा बहुत ही अच्छा कार्य अपने क्षेत्र में कर सकता है, तो क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इसी के साथ कर दूं, जिससे मेरा संबंध इससे जुड़ जाए। तो ये अकेले में बैठकर सोचता है कि मैं इस प्रकार से इसकी शादी कर दूं और अपने कई राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दूं, जिससे मेरे राज्य हिफाजत में बने रहेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर लेता है और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार जो युद्ध हुआ था उनकी शर्तें जो थी उनको आपस में सुलझा कर क्या करता है कि 4 प्रांत, एक तो आपका काबुल, गंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। तो ये पूछा जाता है प्रिय बच्चों कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितने प्रांत दिए थे? तो कुल कितने प्रांत दिए थे? 4 प्रांत दिए थे। कितने प्रांत दिए थे? 4 प्रांत दिए थे। यदि पूछ दिया जाए कि वे 4 प्रांत कौन कौन से थे, तो पहला था आपका काबुल, दूसरा था आपका गंधार, तीसरा था आपका हेरात और चौथा था आपका मकरान। ठीक, यानी ये 4 राज्य किसको दे देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? जैनी भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन से धर्म की? जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जैनी भद्रबाहु, ठीक है, से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? यानी राज दरबारी था। कौन था? मेगास्थनीज। ठीक, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ये पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो आप कहेंगे सेल्यूकस, नहीं, ये नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। कौन था? राजदूत था। यानी उसका काम था कि राजा द्वारा जो भी कार्य दिया जाता था तो वो अपना कार्य लेकर दूसरे राजा के दरबार में पहुंचता था और उस कार्य का वर्णन पूर्णतः सुनाता था। ठीक, तो वो राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। लेकिन वो तो राजदूत था मैं उसका, सेल्यूकस निकेटर का, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कैसे रहता था? क्योंकि ये पहले नहीं रहता था। अपनी बेटी कालिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, उसके बाद ही मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। ठीक, तभी से वो उसके राज दरबार में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगता है। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? इंडिका। ये पूछा जाता मेरे प्रिय बच्चों, एक बहुत ही पूछा जाता कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक, तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसी इंडिका नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन मेगास्थनीज ने बहुत ही विस्तार पूर्वक किया है। इसी पुस्तक से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में पता चलता है। तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। जब सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री अर्थात बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और करने के बाद उसे 4 प्रांत कंधार, काबुल, हेरात और मकरान उपहार में दे देता है, तो इसी के बदले में वो अपने ससुर अर्थात सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में देता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, ये ध्यान देना, ये पूछा गया है, ये भी पीसीएस 2017 प्री में पूछा गया है मेरे प्रिय बच्चों। ये भी पीसीएस 2017 प्री में पूछा गया है कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर है, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में है। ये पूछा गया था कि श्रवणबेलगोला का संबंध कहाँ से है, तो श्रवणबेलगोला का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ठीक बच्चों, तो यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। यानी उन्होंने जो पूरा का पूरा समय है, अपना अंतिम जो समय है, जो बाद का जो समय रह गया अपने जीवन का, तो वो अंतिम समय उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। और 298 ईसा पूर्व में वहीं पर अर्थात कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही
उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? 298 ईसा पूर्व में ही कर्नाटक के सिरवलवेलगोला नामक स्थान पर ही उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसका वर्णन पूरा का पूरा इंडका पुस्तक में मिलता है। तो आई होप मैं बच्चों आपसे आशा करता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र पैदा होते हैं जिनका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। बिंदुसार का मौर्य साम्राज्य पर शासन कब से कब तक रहा? तो 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। किसका शासन? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार का। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका बेटा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, अर्थात मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। क्योंकि मौर्य साम्राज्य अपने आप नहीं बना है, क्योंकि मगध साम्राज्य को हराकर ही मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इसलिए मगध की गद्दी पर बैठा। एक बौद्ध विद्वान था तारानाथ ने बिंदुसार के बारे में बताया है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, लेकिन इसने अपने जीवन काल में चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात अपने पिता की भांति बहुत ज्यादा समय तक कार्यकाल अर्थात शासन नहीं चला सका। ठीक, इसके बाद इनके बिंदुसार के पिता आते हैं सम्राट अशोक। बिंदुसार का जो लड़का होता है अर्थात बेटा, वो बहुत ही प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक आज तक ऐसा कोई राजा पैदा नहीं हुआ जैसा कि सम्राट अशोक को बोला जाता है कि सम्राट अशोक बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक है, सम्राट जो अशोक थे बहुत ही प्रतापी राजा और महान राजा थे। इनकी महानता का कारण लोगों से युद्ध करना या कलिंग युद्ध में विजय पाना ही केवल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने एवं उनकी जन कल्याण की भावना के कारण इनको महान कहा जाता है, इसलिए इनको महान सम्राट अशोक कहा जाता है। इनकी महानता का कारण केवल ये नहीं है कि कई राज्यों को अपने पक्ष में हासिल करना या कलिंग युद्ध में लोगों को हराना या उनकी सेना को मारना ही इनकी महानता का कारण नहीं है। इनकी महानता का सबसे बड़ा कारण है कि यह बहुत ही उत्तरदायी राजा थे। शांति बनाए रखना और हिंसा ना फैलाना, ठीक है, बहुत से इनके कारण रहे हैं जिससे समाज को आगे चलकर अच्छी से अच्छी सफलता मिल सकी। यही इनकी महानता का कारण है। अब हम आप चलते हैं कि सम्राट अशोक के बारे में आपको पूर्णतः तरीके से बताते हैं। सम्राट अशोक का जीवन काल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक रहा, अर्थात मौर्य साम्राज्य में जितने भी राजा पैदा हुए सबसे ज्यादा शासन चलाने वाले केवल और केवल सम्राट अशोक ही थे, जिन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका बेटा अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राजपाल था? अवंती का। ये पूछा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है और राजगद्दी पर बैठने के समय वो है अर्थात अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? तो अवंती का। कहाँ का? अवंती राज्य का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। महापुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। इसमें कहा गया, जो पुराण लिखे गए हैं पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया था या कहा गया, क्योंकि उन किताबों में अभी भी लिखा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया।
इसके बाद आता है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग जब इनका राज्याभिषेक होता है, जब इनका 8वां राज्याभिषेक होता है, जैसे 1 साल हो जाती है जिस दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था 269 में, इसी प्रकार इनका जब 8वां राज्याभिषेक आता है लगभग 261 ईसा पूर्व में, तो कलिंग पर आक्रमण किया, यानी कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर क्या किया, आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो ये पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो कलिंग की राजधानी आपकी तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, ये पूछा जाता है, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। कहाँ थी, तोसली। जब इनका 8वां राज्याभिषेक होता है, अर्थात लगभग 261 ईसा पूर्व में इनका जब 8वां राज्याभिषेक होता है, तो इसी राज्याभिषेक के दौरान कलिंग इन पर आक्रमण कर देता है, और इस आक्रमण में कलिंग बुरी तरह पराजित हो जाता है और इनकी जो कलिंग की राजधानी होती है तौसली, उस पर अपना अधिकार हासिल कर लेता है। कौन, सम्राट अशोक। ठीक, तो सम्राट अशोक इस प्रकार से तौसली पर अपना अधिकार कर लेता है। अब हम आपको सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे कि जब एक कलिंग युद्ध किया इन्होंने तब क्या हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म के किस प्रकार से अनुयायी हुए, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक, तो कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। ये किसने कहा था, ये कहा था आपके सम्राट अशोक ने कहा था कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। इसके बाद फिर सम्राट अशोक कहते हैं कि हमें कलिंग पर हर हालात में विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये किससे कहते हैं, अपने सेनापति से। और इस युद्ध में कलिंग की सेना बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और उसको भारी भरकम क्षति चुकानी पड़ती है। जब सम्राट अशोक अपने सेनापति से पूछते हैं कि सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए, तब सेनापति उत्तर देता है कि सम्राट अशोक लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। यानी जब सेनापति से अशोक पूछता है कि आप जो युद्ध करने गए थे कलिंग का, उसमें कितने लोग मारे गए, तो सेनापति उत्तर देता है कि राजा युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। यह सुनकर अशोक एकदम भयभीत हो जाता है और बेचैन होने लगता है और कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये उनके अंदर से आवाज आती है। तब वो आप सोचते हैं और विचार करते हैं और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की और उन्होंने सोचा कि इस प्रकार कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग बेघर हुए, कितनी औरतें विधवा हो गईं, उनके मन में भिन्न भिन्न तरीके ख्याल आने लगे और कितने बच्चे अनाथ हो गए। इस प्रकार से वे अपने मन में बहुत ही बेचैन हो गए और अपने मन को संभाल न सके और बहुत ही परेशान हो गए। मेरे मन की शांति खो गई और बोले, अचानक चिल्लाकर बोले कि मेरे मन की शांति कहाँ खो गई। अचानक बेचैन होकर बोलते हैं सेनापति से कि मेरे मन की शांति कहाँ खो गई। तब सेनापति जी सम्राट अशोक को कहते हैं कि यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। यानी जब वो सेनापति से कहते हैं कि आपने मुझे ऐसी दास्तान सुनाई है, इस दास्तान को सुनकर मेरे मन में बेचैनी सी हो रही है और मेरे मन की शांति कहाँ खो गई। तब सेनापति उनसे कहते हैं कि आपको इस बेचैनी का उत्तर बुद्ध के चरणों में मिलेगा। तब अशोक में परिवर्तन आने लगा। ठीक, और अशोक ने क्या फैसला किया, आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। अगर देखा जाए इतने भी राजा पैदा हुए हैं आज तक, किसी राजा ने इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने परिवर्तन किया।
उसने कलिंग के युद्ध में हारने के बाद तय किया कि मैं भविष्य में कभी किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करूंगा। ठीक, और अशोक में इस प्रकार से परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने स्तंभ बनवाए। ठीक, उसने शिलालेखों और गुफाओं का अपने संदेश खुदवाए, यानी कि उनके शिलालेख और जो अभिलेख थे उन पर अपने संदेश खुदवाए अर्थात लिखवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह पर खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं सिंह और कहीं हाथी के चित्र बनवाए। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने महान कार्य किए और युद्ध करना छोड़ दिया और मन में कहा और लोगों से भी अपने विचार रखे कि मैं आज के बाद कभी ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिससे काफी लोगों को हानि पहुंचे या क्षति पहुंचे, क्योंकि मैं अब आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। तो आगे फिर वो क्या कहते हैं कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, एक उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी? दीक्षा दी। तो ये पूछा जाता है कि सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म के भिक्षु कौन थे? तो वे थे उपगुप्त नामक। ठीक, यानी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसके बाद ये थोड़ा मैंने इधर नोट करके लिख दिया है, क्योंकि जो अशोक के पौत्र थे अर्थात दशरथ जी जो थे, उन्होंने अजीबकों को नागार्जुन जो गुफा थी उसको प्रदान की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा लिख दिया है, इसको समझ लेना कि जो अशोक के पौत्र थे, ये बात की घटना है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक, तो अशोक के जो पौत्र थे दशरथ ने अजीबकों को नागार्जुन की जो गुफा थी वो प्रदान कर दी रहने के लिए। ठीक, इसके बाद अशोक की माता का नाम क्या था? वो लिखना भूल गया था, मेरा तो लिख नहीं पाया जब लिख दिए थे। तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, ये मैं आपको बौद्ध धर्म में पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको ये दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बच्चों ये बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं ये आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और ये कल भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने बिल्कुल पढ़ाया था, आपको परसों पढ़ाया था, कल नहीं पढ़ाया, परसों पढ़ाया था आपने। तो इसके बारे में कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री शवमित्रा को श्रीलंका भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने सेनापति से कहा था कि मैं इस प्रकार का भयंकर युद्ध कभी नहीं करूंगा। अब मैं युद्ध से परित्याग करता हूँ और मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ और इसी बौद्ध धर्म को अपनाकर जो मेरी आगे की पीढ़ी होगी मेरी तरह इस प्रकार की युद्ध न करे, खून खराबा न करे, इसलिए वो अपनी संतानों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज देता है, जिससे इस प्रकार के युद्ध की शिक्षा ग्रहण न करें। ठीक, इसके बाद भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया। जब से लेके मगध उत्कर्ष से लेके मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना होती है, अब तक के जितने राजा पैदा हुए आज तक भारत में, मतलब आज तक की बात कहने का मतलब ये है मेरा कि चंद्रगुप्त मौर्य में जो अशोक सम्राट पैदा हुए तब तक किसी ने भारत के शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन नहीं कर पाए थे, लेकिन अशोक ने भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने ही किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किस राजा ने किया था? तो आप कहेंगे कि सम्राट अशोक ने। क्या कहेंगे? सम्राट अशोक ने भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था। इसके बाद अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपियां मिलती है? अशोक के जो शिलालेख थे उनमें शिलालेखों में आपको ब्राह्मी, खरोष्टी, गिरी और अरमाई लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखे हैं
उनमें कौन कौन सी लिपियां आपको देखने को मिलती है? एक तो ब्राह्मी लिपि मिलती है, खरोष्ठी लिपि मिलती है, ग्रीक लिपि मिलती है और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसके बाद अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया प्रिय बच्चों? अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला अभिलेख आपका है शिलालेख और दूसरा आपका अभिलेख है स्तंभ लेख और तीसरा अभिलेख है गुहालेख। ठीक बच्चों, तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहालेख। ठीक, इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अशोक के शिलालेखों की खोज सन 1750 ईस्वी में और पाद्रेटी फेंतेलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। तो ये पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है। तो ये प्रिय बच्चों ध्यान से समझो, पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 है। कैसे पता चला? क्योंकि शिलालेखों की खोज सन 1750 में और पाद्रेटी फेंतेलर ने इसकी खोज की थी। कब? 1750 में। और इन्होंने बताया कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक, तो इस प्रकार से मेरे प्रिय बच्चों इसके बाद अशोक क्या करते हैं कि अशोक के जो अभिलेख होते हैं, ये तो शिलालेख है। अभिलेख मतलब जिन शिलालेखों में लिखा गया है वो अभिलेख कहलाता है। ठीक, यानी जैसे एक पत्थर है, क्या है? कोई पत्थर है। ठीक, इस पत्थर को हम इस पत्थर जैसे ये कोई पत्थर है, इस पत्थर पर जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे अशोक लिख दिया, क्या लिख दिया? अशोक। ठीक, तो ये जो पूरा पत्थर है ये आपका क्या है? शिलालेख है। एक पूरा बहुत बड़ा पत्थर है जिसको हम शिलालेख बोलते हैं। ठीक, और उस पर लिखना, स्वयं के द्वारा लिखना अभिलेख कहलाता है। यानी उस पत्थर पर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और जो पूरा शिल है यानी पूरा जो पत्थर है वो पूरा का पूरा पत्थर लिखा हुआ है, उस पर पूरे पत्थर पर लिखा हुआ है आपके द्वारा, तो उसको शिलालेख कहते हैं। और जो उस पर लिखने का कार्य करता है उस पत्थर पर उसको अभिलेख कहते हैं। ठीक, तो मेरे प्रिय बच्चों इस प्रकार से अब तक अभिलेखों की संख्या अशोक के अभिलेखों की संख्या 14 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है। इसके बाद अभिलेखों की जो खोज है, ये तो शिलालेखों की खोज है। अभिलेखों की खोज सन 1837 में प्रथम व्यक्ति थे जिनका नाम लुईस प्रिंसेप था, जिन्होंने खोज की। प्रथम अभिलेख की खोज किसने की थी? लुईस प्रिंसेप ने की थी। इस प्रकार से मैं बच्चों आपसे आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ में आई होगी। यानी अशोक के जो अभिलेख थे यानी उनके द्वारा जो लिखे अभिलेख गए थे उनको पढ़ने का सर्वप्रथम जो कार्य है वो किसने किया था? सन 1837 में अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के द्वारा जो लिखे गए अभिलेख थे, उनको पढ़ने का कार्य सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। मेरे प्रिय बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज की मेरी क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजिएगा कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया है। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा और मैं इसकी आपको PDF बनाकर भेज दूंगा। तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, मेरे प्रिय बच्चों जो लोग भी अब तक वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे प्रिय बच्चों यहाँ तक मैंने आपको केवल 14 शिलालेख बताए हैं। इन शिलालेखों के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि सम्राट जो अशोक थे इन्होंने बहुत समय तक साम्राज्य किया है। यानी सम्राट जो अशोक थे इन्होंने काफी लंबे समय तक राज्य किया है, इस वजह से इनका वर्णन काफी बड़ा है। तो कुछ आज का दिया है, कुछ
कल आने वाली क्लास में करा दूंगा। इनके जो 14 शिलालेख हैं, इन शिलालेखों में 14 शिलालेखों में कौन कौन से शिलालेख ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता दूंगा। इसके बाद जो अभिलेख है 6, उन अभिलेखों के बारे में बता दूंगा। और जो आपके 6 ही यानी 4-5 स्तंभ लेख हैं उनके बारे में बता दूंगा। इस प्रकार से कुछ जो बचा हुआ है आपका अशोक के बारे में अभी खत्म नहीं हुआ, आपका अशोक का वर्णन खत्म नहीं हुआ है, वो मैं आपको कल बता दूंगा यही चीज़। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, जो लोग लास्ट तक क्लास देखते रहे उन सभी बच्चों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो बच्चे रह गए हैं जिनका बीच में क्लास छूट गया है, तो मैं उन सब वीडियो को यूट्यूब पर डालता जा रहा हूं जिससे आप उनको पुनः देख सकें और पुनः समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।